अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ना हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में रिव्यू करना है। तो हम पहले पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद इनके कंपैरिजन को, और फिर ना हमने गैस जो है इसका पोर्शन स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो उसको डिटेल से पढ़ना है। तो ये जो हम ना ये करने लगे हैं, ये चैप्टर का रिव्यू हो जाएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स का भी पता चल जाएगा। तो ये एंट्री टेस्ट का पोर्शन जो है ना, ये मतलब आपको किस तरह उनके एमसीक्यूज आते हैं और किस तरह ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं। टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो वो 4 हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा एंड। अगर बेसिक स्टेट्स की बात करें तो बेसिक जो स्टेट्स हैं वो 3 हैं: गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर देखें इनकी कन्वर्जन को कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, वेपर तो स्टेट्स नहीं है, वो एक ऐसी स्टेट है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट है। एक मतलब वो एग्जिस्ट उस वक्त मतलब उनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही थी लिक्विड और गैस के, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्ट होने की, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। तो फ्यूजन या मेल्टिंग, अब 2023 यूएचएस का ये एमसीक्यूज था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो अल्फ़ा में था डिफ्यूजन, बीटा में था एफ्यूजन, चार्ली में था ऑस्मोटिक प्रेशर और डेल्टा में मेल्टिंग था। तो मेल्टिंग जो राइट आंसर था इसका, तो मेल्टिंग जो है ना लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, मेल्टिंग है सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड ही मेल्ट करते हैं या फ्यूजन के प्रोसेस से गुजरते हैं और कन्वर्ट होते हैं किस में, लिक्विड में। अगर इस तरह ये सॉलिड क्या है, सॉलिड एक लो एनर्जी है लिक्विड से, लिक्विड हाई एनर्जी है, एनर्जाइज्ड होता है। तो अब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस, जो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं तो ये होते हैं एंडोथर्मिक। तो मेल्टिंग या फ्यूजन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इधर अगर लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में तो ये होगा फ्रीजिंग, इस प्रोसेस को कहेंगे फ्रीजिंग। तो जो फ्रीजिंग है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है। और अगर हम इस तरह बात करते हैं कि वेपर्स में कन्वर्ट होने का अमल जो है, इसको हम करते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं। और जो वेपोराइजेशन है ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस तरह वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन जो है ये जो है ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वेपर्स और गैस में ये फ़र्क होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर इनकी कन्वर्जन होती है। और अगर हम गैस की प्लाज्मा में कन्वर्जन को देखें तो इस आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो आयोनाइजेशन है ये भी एंडोथर्मिक है। और अगर हम प्लाज्मा की गैस में कन्वर्जन को देखें तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और जो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो इसको हम बोलते होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन या रिकम्बिनेशन, मतलब प्लाज्मा का गैस में कन्वर्ट होना। तो ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी है, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। अगर डायरेक्ट की बात करें कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर डायरेक्ट फिर इनकी कन्वर्जन हो रही है वेपर्स की सॉलिड में, तो ये भी सॉलिडिफिकेशन होता है। सब्लिमेशन जो है ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, और जो सॉलिडिफिकेशन या डीकम्पोजिशन है ये जो है ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ जो है, मोस्ट अबंडेंट है वो सॉलिड्स हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ हैं। अगर लीस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ की बात करें तो वो लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड क्यों लीस्ट अबंडेंट होते हैं ये तीनों स्टेट से, इनकी वजह यही है, चारों स्टेट से इनकी वजह यही है कि ये नैरो रेंज की टेम्परेचर और प्रेशर की नैरो रेंज के ऊपर पाए जाते हैं। हम यही बात कर रहे थे कि जो ना लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड जो है ना मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, नैरो रेंज होती है इनकी टेम्परेचर और प्रेशर की, इसलिए ये ना लीस्ट अबंडेंट है। अगर मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स के है तो प्लाज्मा जो है ना वो यूनिवर्स का 99% बनाता है, कि मोस्टली जो है ना चीज़ें प्लाज्मा से बनी होती है। तो 99% मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स प्लाज्मा हो गया। सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ द मैटर, जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल जो है ना वो मैटर की वो है गैस है। लीस्ट कॉमन जो है वो लिक्विड हो गया। तो ये इनके हवाले से इस तरह एमसीक्यूज बन सकता है। अगर एनर्जी के लिहाज से देखें तो सबसे मोस्ट एनर्जाइज्ड जो होता है वो प्लाज्मा होता है, उसके बाद गैस होता है, फिर लिक्विड होती है सॉलिड। सॉलिड जो होता है वो सबसे कम एनर्जी के लिहाज से होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो गैस होते हैं वो ज़ीरो होती है, क्योंकि हमने आइडियल गैस लेना होता है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी। सॉलिड और लिक्विड की जो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें गैस, लिक्विड और सॉलिड का,
तो गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, और लिक्विड में भी इस तरह होती है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल। अगर लिक्विड में बात करें उसमें भी इस तरह होती है, अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम नोबल गैसेस जो है ना, उनमें जो वाइब्रेशनल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मोनोएटॉमिक गैसेस है नोबल गैसेस, तो उनमें जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो नहीं होती। अगर शेप की बात करें लिक्विड की, तो गैस की भी कोई शेप नहीं होती, लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती। क्योंकि जो लिक्विड की क्योंकि शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि वो उस जिस कंटेनर में डाला जो उसकी ये शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसकी वजह है कि इसके मालिक्यूल जो है ना वो स्लाइड करते हैं। अगर सॉलिड की बात करें, इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है सॉलिड में। गैसेस शो यूनिफॉर्म कंडक्शन टुवर्ड द एक्सटर्नल कंडीशन। जो गैसेस हैं वो एक्सटर्नल कंडीशन की तरफ यूनिफॉर्म कंडक्शन शो करते हैं। गैसेस लॉ शो यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ द गैसेस। तो गैसेस के जो लॉज हैं वो गैसेस का कौन सा बिहेवियर शो कराते हैं, वो इसका यूनिफॉर्म बिहेवियर शो कराते हैं। आगे हम ना गैसेस के लॉज को देखते हैं कि गैसेस के जो लॉज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि बॉयल्स लॉ जो है ना उसमें वो कहता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एसोथर्मल लॉ भी बोलते हैं इसे। अगर मिक्सचर भी लिया जाए तो इसका जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो वॉल्यूम और प्रेशर्स हैं। वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हम इसको देखें कि इनकी वैल्यू जो है तो वो पी वी इजकल टू के होता है। वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी के होता है, और अगर इनको इक्वेशन को लिखें तो पी वी इजकल टू के होता है। अगर हम अगर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या ग्राम्स लॉ में के यूनिट्स को देखेंगे तो के यूनिट जो वेरी करेंगे, क्योंकि वो पी वी के यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉयल्स लॉ में अगर पी वी इजकल टू के है तो के का जो एस आई यूनिट होगा ना वो पी वी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो पी क्या है एस आई में, न्यूटन मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर सेकंड, और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब होता है, या न्यूटन मीटर, ये जॉल के इक्वल होता है। इसका ऐसा यूनिट ये होगा। अगर नॉन ऐसे में देख तो ये होता है एटीएम डेसीमीटर क्यूब, ये के यूनिट्स हैं। अगर इस तरह सवाल आता है कि अगर हम ना प्रेशर को अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इफ वी डिक्रीज द प्रेशर 10%, तो उसका वॉल्यूम का जो इंक्रीज होगा ना वो 10% नहीं होगा, वो 11.1% होगा। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज। हियर प्रेशर इज एक्सटर्नल। जो इसका प्रेशर होता है वो यहाँ जो डील कर रहे हैं वो एक्सटर्नल होता है। अगर वैल्यूज़ ऑफ के को देखें, वैल्यू ऑफ के रिमेन सेम फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर, मतलब उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वैल्यू के की वैल्यू अगर अमाउंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो के की वैल्यू अमाउंट के साथ वेरी करेगी। और अगर हम डरा करें ग्राफ्स को, वॉल्यूम और प्रेशर के ग्राफ्स को, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ले लें और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर ले लें तो जो इसका ग्राफ बनता है ना वो इस तरह एसोथर्म बनता है, इस कर्व बनता है इस तरह। तो इसको अगर हम टेम्परेचर की एक मखसूस वैल्यू को टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका ग्राफ जो है ना एसोथर्म के लिहाज से टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका जो ग्राफ है वो मूव करेगा। अगर हम इसको देखें कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ द वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं तो ये इसका जो ग्राफ है तो वो ओरिजिन से पास करता है। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, मतलब और एसोथर्म की कंडीशन और टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई करें तो जो इसका ग्राफ है वो प्रेशर एक्सेस की तरफ जाएगा। और इसके जो सारे ग्राफ्स हैं वो एसोथर्म ही होते हैं। के वैल्यू आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। और अगर ग्राफ ड्रा करें पी वी और पी के दरमियान, तो ये जो होती है ना ये होगा स्ट्रेट लाइन होगी जो प्रेशर के एक्सेस के इक्वल होगी। ये देखें इस तरह। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये जो दूसरा उसका बनेगा T2 वो ऊपर हो जाएगा, मतलब अवे करेगा किससे, अवे करेगा वो PV से, मतलब PV की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, PV की वैल्यू बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है। अगर यही वैल्यू हम अगर नंबर मोल्स के ऊपर देखें, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं तो पी वी इजकल टू, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स वेरी करें तो जो एन की वैल्यू इस तरह बनेगी ग्राफ, पी वी इजकल टू, मतलब जो पी है अगर यहाँ तो वो भी वॉल्यूम बढ़ता है ना
तो ये N1 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा, मतलब N2 ग्रेटर देन N1। तो इसका ग्राफ भी इस तरह लाइक पी वी इजकल टू पी का ग्राफ जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा T2 का ग्रेटर होगा, इस तरह N2 भी ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर हम चार्ल्स लॉ को देखें तो इसके अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ में ना क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। इसको हम ना एसोबैरिक लॉ भी बोलते हैं। अगर हम इसमें के को देखें तो वी ओवर टी इज इक्वल टू के होता है, या वी इज इक्वल टू के टी कहते हैं। अगर के यूनिट्स को देखा जाए तो चार्ल्स लॉ में जो के यूनिट होते हैं ना, के इज इक्वल टू वी ओवर टी होता है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, और टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर नीचे है तो मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर नॉन एसआई में देखें ये एसआई हो गया, अगर नॉन एसआई में देखें तो डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन होगा। ये इसको हम V1 T1 ओवर T1 इज इक्वल टू K1, मतलब इसका मतलब अगर के एक तरह की क्वांटिटी है, मतलब एक क्वांटिटी के लिए, तो दूसरी क्वांटिटी के लिए मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसके लिए K2 होगा वैल्यू उसकी। अगर जो 0 केल्विन है उसके ऊपर जो आइडियल गैसेस के लिए तो 0 केल्विन एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल गैसेस के लिए ना 0 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर ना वॉल्यूम 0 हो जाता है, जो कि आइडियल गैस के लिए तो ठीक है, लेकिन रियल गैसेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, नेवर बिकम 0। जैसा कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो इसकी वैल्यू जो है ना हम वो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273 के ज़रिए देखते हैं। यहाँ जो हमने टेम्परेचर पुट करना होता है ना टी, ये ऑलवेज सेल्सियस होगा इस इक्वेशन में। लेकिन चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हुए अगर हम देखेंगे तो जो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर होता है वो होता है किस में, जो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर होता है वो हम लेते हैं केल्विन के ऊपर, केल्विन के ऑलवेज। लेकिन इस फार्मूले में जो है ना जो हम टेम्परेचर वो देखेंगे वो टेम्परेचर होगा ऑलवेज सेल्सियस में होगा। अगर हम ग्राफ्स को देखें तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बनता है, तो अगर हम इसका जो वॉल्यूम है अगर उसको वाई एक्सेस के ऊपर लिया है, टेम्परेचर को हमने एक्सेस के ऊपर लिया है, तो अगर यहाँ सेल्सियस में टेम्परेचर है, ये आपने बात गौर से सुनना है, जो सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो बी वैल्यू है बी, यहाँ ये जो है ना ये लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है ये, और ये जो है ना ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है कि जब ज़ीरो के, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो गया, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो माइनस 273.16 सेल्सियस इसकी वैल्यू है। अगर मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर को देखा जाए तो वो ए पॉइंट के ऊपर होगा। अगर वो कहता है कि ग्राफ ऑफ द चार्ल्स लॉ बिटवीन, तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सेल्सियस स्केल के ऊपर होता है, क्यों फॉलो केल्विन को करता है। अगर हम केल्विन स्केल के ऊपर उसने ग्राफ दिया है तो उसका केल्विन स्केल के ऊपर जो उसका ग्राफ बनेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि इस तरह ये ओरिजिन से लाइन निकल होगी। माइनस 273 की जो वैल्यू होगी ये ज़ीरो के इक्वल होगी, तो ज़ीरो के कहाँ है, वो यहाँ है, तो इस यहाँ वो ओरिजिन से पास कर रही होगी। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ाने के साथ क्या होगा, इसमें जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मतलब वो उसका वही रिलेशन होगा कि वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। गैसेस में प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो P1 और P2 जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉरी, तो P जो है ना P1 की जो वैल्यू है वो वॉल्यूम के ऊपर कम हो रही होगी। तो अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 0 केल्विन के ऊपर होती है, वो होती है माइनस 273.16 सेल्सियस, जो इक्वल होता है माइनस 459 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो लाई बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जो इसकी स्ट्रेट लाइन जिसकी हमने बात की है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान होगी। इसी तरह अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अगर हम सेल्सियस के ऊपर इसके ग्राफ को देखते हैं तो जहाँ प्रेशर मतलब वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम है, उसका क्या मतलब है कि प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस। अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाएं, अगर इस तरह एनी टेम्परेचर
की बात करता है, एनी टेम्परेचर टेकन ऑन केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करता है तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है ना वो ज़ीरो केल्विन होता है। ऑल द मोशंस आर सीज, ज़ीरो केल्विन के ऊपर तमाम मोशंस ख़त्म हो जाती है, मतलब गैसेस जो है ना वो गैसेस नहीं रहते, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो गैसेस के ऊपर है ना ज़ीरो केल्विन, इसलिए एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जो अटेनेबल टेम्परेचर है, अटेनेबल मतलब मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर जो है वो है 10 रेज पर माइनस 5 केल्विन, जो कि लेस होता है ज़ीरो केल्विन से, यही अटेनेबल है। जो ज़ीरो केल्विन है वो अनअटेनेबल है, लेकिन हम उसको हाइपोथेसाइज करते हैं कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, वहाँ तमाम मोशंस सीज हो जाती हैं। अगर उसको अटेन किया भी जाए तो जो गैसेस हैं वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लोएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑन हीलियम जो है, हीलियम को अगर लोएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट देखें तो -263 सेल्सियस है। इस तरह अगर हम स्केल्स की बात करें, टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो हम जो डील कर रहे होते हैं लॉज में, तो वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हुए तो वो केल्विन स्केल होता है। अगर हम बात करें कि वैल्यूज़ अगर देखें सेल्सियस के ऊपर और फ़ारेनहाइट के ऊपर, तो -40 सेल्सियस या -40 फ़ारेन एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना वो इक्वल होती हैं, जो इक्वल होता है 233 केल्विन के। और अगर इसी तरह एक और वैल्यू देखें केल्विन और फ़ारेनहाइट की, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर केल्विन और फ़ारेन की एक और वैल्यू देखें, जैसा कि 574.68 केल्विन इक्वल होता है 574.68 फ़ारेनहाइट की। ये एक और वैल्यू है, स्केल्स, दो स्केल जहाँ इक्वल उनकी वैल्यू है। तो अगर हम इफ़ बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डबल, प्रेशर रिमेन सेम, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये जो फॉलो कर रहा होता है तो ये जनरल गैस इक्वेशन को भी, ये इसको कहते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें वाटर का, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है, अगर सेल्सियस में देखें तो हाँ 100 सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेन में देखें तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में देखें तो 373 केल्विन होता है। इस तरह आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो उसका है, मतलब जहाँ आइस बनती है वो है 0 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में देखें तो 273 केल्विन में होता है। अगर कन्वर्जन में देखें कि कन्वर्जन किस तरह होती है, सेल्सियस की फ़ारेन में, फ़ारेन की सेल्सियस में, केल्विन की सेल्सियस में, सेल्सियस की केल्विन में, तो अगर इसके लिए फार्मूला होता है कि 1 सेल्सियस जो इक्वल होता है वो होता है 5/9 F माइनस 32। अगर इस तरह फ़ारेनहाइट में देखें तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस कर देंगे टोटल की वैल्यू को 32 से, तो ये फ़ारेन कन्वर्ट करने के किसकी वैल्यू, सेल्सियस को फ़ारेन में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर 2 वाला फार्मूला है। और अगर इसी तरह अगर हमने कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कोई वैल्यू दी गई है केल्विन में, तो केल्विन में सेल्सियस की वैल्यू पुट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए केल्विन में, तो सेल्सियस की जो वैल्यू है उसको, सेल्सियस वाली वैल्यू को जो मतलब दी गई है उसको पुट कर देना है केल्विन वाली वैल्यू में, केल्विन की 273 वाली वैल्यू में, तो टोटल केल्विन की वैल्यू निकल आएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 273। इस तरह फोर्थ में C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो मतलब जो सेल्सियस की अगर वैल्यू निकालनी है तो केल्विन की जो वैल्यू दी गई है उस टोटल केल्विन की वैल्यू में से माइनस कर देना है 273 को, तो सेल्सियस की वैल्यू निकलेगी। अगर इसी तरह हम देखते हैं एवोगैड्रो लॉज को, एवोगैड्रो लॉज क्या होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। एवोगैड्रो लॉ हाइपोथेसिस ओनली आइडियल गैसेस, मतलब सिर्फ एवोगैड्रो लॉ जो है ना ये किसके लिए होता है, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होता है। ये लॉज सिर्फ और सिर्फ फॉलो भी किसके लिए हो रहे होते हैं, लॉज सारे हैं भी ये जो चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या एवोगैड्रो लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस ही फॉलो करती हैं, रियल गैसेस फॉलो करती ही नहीं। अगर हम यहाँ के की यूनिट्स को, ऐसे यूनिट्स को देखें या नॉन ऐसे को देखें, तो के इज इक्वल टू V/N, तो V क्या है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल या डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा। और अगर इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यूज़ को देखें तो ये इसमें STP पे ऊपर जो वॉल्यूम VM जो होता है ये होता है
0.414 डेसीमीटर क्यूब। ये क्यों होता है ऐसे? अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, STP जो होता है 0 होता है गैसेस के लिए, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 25 कर दें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 24 हो जाएगी। तो जो रेशो ऑफ मोल्स होती है वही रेशो ऑफ वॉल्यूम होती है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल गैसेस इन द मिक्सचर इज, जो मोल फ्रैक्शन में जो सम सब उसका सम जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। और अगर हम इसी तरह देखें कि अगर वो कह दे कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है मतलब 100 दे दी है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 100 का मतलब है कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब है कि एसोथर्म है। अब जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कब बदलती है? जब टेम्परेचर को चेंज किया जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इस तरह हम इसको एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ द, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह मास और मोलर मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है गैसेस के, आइडियल गैसेस के लिए। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की टाइप पाई जाती है वो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें तो उसमें ना वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल होती है। PV इक्वल टू nRT जो है इसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। D इक्वल टू PM/RT, ये किसके लिए फार्मूला है? ये फार्मूला है डेंसिटी के लिए। ये कैसे निकला है? PV इक्वल टू nRT है ना, n जो है ये n नंबर ऑफ मास ओवर मोलर मास है, और अगर हम मोलर मास ओवर वॉल्यूम कर दें तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ये उसी से निकला है। या मास ओवर वो कर दें, वॉल्यूम कर दें, तो तब भी उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो D इक्वल टू PM/RT है इसका फार्मूला डेंसिटी का। अगर हम मोलर मास की बात करें तो उसका फार्मूला है M ग्रेटर M इक्वल टू, उसको मोलर मास से ज़ाहिर करते हैं तो इक्वल टू मालिक्यूलर मास भी कहते हैं इसे। तो ये इक्वल टू होता है मास M मल्टीप्लाई बाय RT/PV। अगर हम मास को देखें तो इसके लिए होता है PVM/RT। अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और जो अगर इसके लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए होते हैं ये होते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस। अगर मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो ये होता है वेपर डेंसिटी के मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। और अगर हम इस तरह यूनिट्स ऑफ आर के यूनिट्स की बात करें तो जो आर के यूनिट्स होते हैं ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं, आर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम इसको चेंज कर दें यूनिट्स, इनके यूनिट्स को प्रेशर और वॉल्यूम के, तो आर की वैल्यू जो वेरी करेगी। अगर प्रेशर का ना यूनिट ATM रख दें और जो वॉल्यूम का यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब रख दें, तो जो V का, तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसी तरह अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब कर दें वॉल्यूम को और प्रेशर ATM में ही रहे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 82 ATM सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसी तरह अगर हम प्रेशर को हम मिलीमीटर इसमें कर दें, क्या नाम कहते हैं, प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कर दें और जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में ही रहे, तो ये इसकी वैल्यू होगी 62.4 मिलीमीटर ऑफ Hg डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और हम टार में ले, क्योंकि 1 ATM होता है 760 टार के, और इस तरह सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हम इस तरह करते हैं तो ये हो जाएगी 62,400 टार सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर हम इनको यूनिट्स में SI में ले जाएं, SI यूनिट्स की बात करें कि अगर यूनिट करते हैं प्रेशर के लिए न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इनवर्स, और वॉल्यूम के लिए करते हैं मीटर क्यूब, तो यह आ जाएगा, इनको इकट्ठा कर दें तो यह जगह जॉल, तो 8.314 जॉल 10 रेज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर इस तरह अगर हम इसकी वैल्यू आगे ले जाते हैं, कैलोरीज में ले जाते हैं, तो वो होती है 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, क्योंकि 1 कैलोरी जो इक्वल होती है वो होती है 4.184 जॉल के, और 1 जॉल जो होता है वो होता है 0.239 कैलोरी के इक्वल होता है। जैसा कि आगे देखना कि अगर जिस तरह 1 ATM जो होता है
वो 1 बार के इक्वल होता है। बार मिली बार, ये जो यूनिट हैं ये यूज़ होते हैं प्रेशर के लिए। बार मिली बार इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे के ये कौन से यूनिट किस जगह इस्तेमाल होते हैं। कि अगर जो 1 ATM है वो इक्वल होता है 1.01325 बार के, और अगर हम उसको देख रहे होते हैं मिली बार में तो ये इक्वल होता है 1013.25 मिली बार के। अगर आर की वैल्यू को हम ना कैलोरीज में देखें तो R इक्वल टू 1.989 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में होता है। तो 1 ATM जो होता है वो इक्वल होता है 760 आर के या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, जो अगर न्यूटन मीटर अगर हम उसको ऐसे यूनिट में देखें तो वो होता है 1,01,325, और इसको पास्कल कहते हैं, जो 1 Nm इज इक्वल टू 1 पास्कल के इक्वल होता है। और अगर हम पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में देख लें जो कि यूनिट यूज़ होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना वो बार ही मिली बार है, और इसका जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, वो पर स्क्वायर पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, मतलब ATM है उसका ATM। तो 14.7 PSI के इक्वल होता है 1 ATM। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 टार। अगर हम PV की बात करें, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT जो जनरल गैस इक्वेशन है, इसमें जो N है वो मास ओवर मोलर मास है, और PV इज इक्वल टू M/m/RT। अगर हम मास की बात करें तो M इज इक्वल टू PVM/RT, और मालिक्यूलर मास की बात करें तो ये होता है इज इक्वल टू MRT/PV। डेंसिटी जो है वो D इज इक्वल टू PM/RT। जब इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि नमेरिकल्स या इस तरह जो फार्मूला भी आ जाते हैं टेस्ट में। अगर वैल्यूज़ ऑफ आर की बात करें तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, यूनिट्स या नेचर ऑफ गैस, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर। इसी तरह आगे जो होते हैं मोलर वॉल्यूम। जो मोलर वॉल्यूम होता है ना वो होता है वॉल्यूम पर मोल्स। हम PV इक्वल टू NRT है ना, अगर N को नीचे ले आए वॉल्यूम के तो जो वॉल्यूम की जो PV/N जो होता है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ये होता है PVM इज इक्वल टू RT। अगर हम प्रेशर को देखें तो P इक्वल टू P प्लस EN का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर, V इक्वल टू, अगर वॉल्यूम को देखें तो V माइनस N भी होता है। ये जो इक्वेशन है ये कब फॉलो हो रही होती है, जब गैस क्या है, जब वो रियल गैसेज है। P इक्वल टू AN का स्क्वायर और V का स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। आगे इस तरह हम अगर वेलोसिटीज़ की बात करें तो 3 वेलोसिटीज़ जैसा कि VMP, VRMS और V एवरेज। तो जो VMP है वो इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू 2RT ओवर मालिक्यूलर मैस अंडर रूट। अगर VRMS की बात करें, मतलब रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी की बात करें तो वो होती है 3RT ओवर M अंडर रूट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3PV ओवर M, मतलब मालिक्यूलर मैस। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो इसके लिए फार्मूला है एवरेज के लिए 8 अंडर रूट 8RT ओवर बाई M। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू होती है VRMS की, उसके बाद VMP और फिर एवरेज वेलोसिटी की होती है। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ना जो ये ओबे करती है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ओबे करती है। तो सबसे पहले इसमें मैक्सवेल ने जो दिया था, मतलब इसके ऊपर वर्क किया था तकियन साइंटिस्ट ने, तो मैक्सवेल ने जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ दिया था। बोल्ट्जमैन की बात करें तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ दिया था। अगर बर्नौली की बात करें तो उसने बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस दिया था। तो इसकी जो काइनेटिक इक्वेशन होती है वो होती है के इज इक्वल टू 3RT ओवर 2 एन जो है नंबर ऑफ वो हैं एवोगैड्रो नंबर्स हैं। तो इसके जो पास्टुलेट हैं वो हैं कि टीनी मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस, लार्ज स्पेसेस हैं, मतलब इनके जो स्पेसेस हैं वो 300 टाइम्स मोर देन होती हैं ऑन डायमीटर से। इनका जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल होता है ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन की वजह से। जो आइडियल गैसेस में अगर पूछ ले ना कि तो कौन सा होगा, किस को कौन सा कोलिजन होगा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। वैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस आइडियल गैसेस की भी नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का बोलते हैं। अगर हम कोलिजन का बात करें तो कोलिजन जो होता है ना बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर इलास्टिक। अट्रैक्शन जो होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, जो अट्रैक्शन है ना वो कोई अट्रैक्शन नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन आइडियल गैसेस
नेग्लिजिबल इन नॉन आइडियल गैसेस बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें तो वो नेग्लिजिबल कहा गया उसमें। क्यों नेग्लिजिबल कहा गया एक्चुअल वॉल्यूम को? क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ इतनी ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी है ना इसकी कि उसको अगर कंप्रेस किया जाए वॉल्यूम को तो वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसके कंटेनर के। लेकिन इसको करेक्शन की गई इसमें वॉल्यूम करेक्शन और अट्रैक्शन, मतलब उसकी जो फोर्सेस के लिए, तो वन डर वाल ने इसकी करेक्शन की। तो मॉलिक्यूल्स मूव विद द डिफरेंट स्पीड। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैल्सियस जो है ना उसने क्या किया, उसने गेव दी इस इक्वेशन दिया कि पी वी इजकल टू 1/3 MnC-2 उसने ये दिया। अब ये अगर हम सी स्क्वायर बार की बात करें तो ये होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी इज इक्वल टू सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, और ओवर होता है नंबर ऑफ मोल्स जितने उसके होते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 इस तरह। अगर हम इसको अंडर रूट ले लें तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये होती है 3 PV/mNA। जो m मॉलिक्यूलर मास है वो इज इक्वल होता है मास डायरेक्ट वो करता है मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाती है। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि m डायरेक्ट उससे वो कर रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। और CRMS की वैल्यू हमने देखी, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 PV/m या 3 RT/m। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या अंडर रूट ऑफ डेंसिटी से। अगर रेट को देखें, जो रेट ऑफ एफ्यूजन को इनको देखें, तो जो एक गैस है उसका रेट ऑफ एफ्यूजन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो RA/R1 आर मतलब R2 जो है RB वो इक्वल होगा अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ B ओवर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उनकी डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो एक MCQs देता है कि हाइड्रोजन गैस जो है 6 टाइम्स जो है मोर रैपिड है एज कम्पेयर टू, रैपिडली एफ्यूज करती है एज कम्पेयर टू अननोन गैस, तो वो कौन सी अननोन गैस होगी? तो हम इसके लिए शॉर्टकट अप्लाई करेंगे कि mx इज इक्वल, मतलब उसका मास मालूम करना है अननोन गैस का, तो ये होगा रेट ऑफ नॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अननोन। अब कितना है, जो नॉन का कितना है 6 टाइम्स है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है, और अन जो उसका मास है नॉन का वो है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई के अंदर 72। अब ऑप्शन में उसने दिया है कि 72 जो मास वाले को किसका आएगा, वो ऑप्शन में जो होगा वो क्लोरीन होगा। तो चार्ली इज द राइट आंसर। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ना किसी गैस का, वो फ्रैक्शनल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। तो फ्रैक्शनल जो होता है अगर इक्वल, अगर एग्जांपल में समझते हैं जिस तरह कि ये 2022 में भी MCQs आया है, सिलेबस में नहीं है लेकिन MCQs आया है। कहता है कि इक्वल गैसेस ऑफ मीथेन एंड O2 exert टोटल प्रेशर ऑफ 600 टॉर। दोनों गैसेस ना इक्वल है उनकी क्वांटिटी, तो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं 600 टॉर का। तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रेशर किसका, इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर जो ना आइडेंटिफाई करें पार्शियल प्रेशर। तो पहले ना हमने मोल एक क्वांटिटी ले लेनी है, तो हायर गैस की एक क्वांटिटी, दोनों के क्या कहें 32 ग्राम ले लें, दोनों के इक्वल क्वांटिटी ले लेंगे, इक्वल गैसेज है ना। तो ये देखना होता है कि उनका ना फ्रैक्शनल सेम हो। तो 32 को अगर मीथेन के लिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, तो 32 डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये जगह 2 मोल इसका क्या है मोल फ्रैक्शन है। और ऑक्सीजन के लिए करें तो यह जगह 32 और 32 मतलब 1, इसका ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोल रेशो है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल गैस का मोल फ्रैक्शन जो होता है ना उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स और ओवर टोटल मोल्स के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ मोल फ्रैक्शन मीथेन का निकालें तो ये आ जाएगा टोटल 3 मोल है ना, ये आ जाएगा 2/3 ये मोल फ्रैक्शन आएगा। अगर ऑक्सीजन का देखें तो ये 1/3 आएगा। तो
इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 600 है ना। तो मीथेन के लिए इस तरह 200, मतलब मीथेन के लिए इसकी 400 वैल्यू हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन के लिए वो 200 टार हो जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे देखें कंपैरिजन ऑफ आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस को, तो जो आइडियल गैसेस हैं ना, ये ओबे करती हैं ऑल द गैसेस लॉज को, किसी भी कंडीशन के टेम्परेचर प्रेशर की। लेकिन नॉन आइडियल गैसेस जो है ना, वो ये डेविएट करती हैं टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यूज के चेंज होने से, मतलब ये उसको ओबे नहीं करती। जो आइडियल गैसेस हैं वो किस लॉ को फॉलो करती हैं, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि इसमें ना ए और बी, ए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ए और बी जो है उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल जो है वो जो है ना दोनों की वैल्यू जीरो होती है आइडियल गैसेज में। अगर और जो नॉन आइडियल गैसेज हैं इनमें इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो वो पॉजिटिव, अगर ज़्यादा होगी 1 से तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर कम होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। क्योंकि अट्रैक्शन जब होती है मॉलिक्यूल के दरमियान तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो जो डेविएशन होती है वो नेगेटिव डेविएशन होती है। इस तरह ये जो वैल्यू को फॉलो करते हैं ये होते हैं पी प्लस ए एन का स्क्वेयर ओवर वी का स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। मतलब इसमें जो है ना ए कोफिशिएंट अट्रैक्शन और बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल जो है ना नॉन जीरो होते हैं। ये वंडर वाल इक्वेशन के मुताबिक है ना, ये इसको फॉलो करती हैं नॉन आइडियल गैसेज मतलब रियल गैसेज। अगर इलास्टिक कोलिजन की देखी जाए तो जो आइडियल गैसेज में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, जो नॉन आइडियल होता है इन इलास्टिक कोलिजन होता है। आइडियल गैसेज जो होती हैं ना वो जो तब होती हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और प्रेशर लो हो, और नॉन आइडियल उस वक्त होती हैं जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। कैन नॉट लिक्विफाई, आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, नॉन आइडियल गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर एग्जांपल को देखें तो हाईली मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। और इसी तरह अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ना 1 होता है आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन अगर नॉन आइडियल के लिए मतलब रियल गैसेस के लिए प्लस में होगा, मतलब जब वो रिपल्शन कर रही होती हैं तो ये नेगेटिव उसको कहेंगे। अगर जब अट्रैक्शन होगी तो उसको हम ना इसको पॉजिटिव कहेंगे जब प्लस 1 से होगा, ग्रेटर होगा। अगर वो कम है 1 से तो इसको नेगेटिव डेविएशन होगा, वो अट्रैक्शन के दरमियान होता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं गैसेस के दरमियान। इसी तरह अगर हम देखें कि इसकी जो वैल्यू होती है वी फ्री, जो उसकी मतलब एक वॉल्यूम है कंटेनर है उसमें जो गैस है, तो उसका जो वैल्यू है उसकी वी फ्री मतलब जितनी वॉल्यूम फ्री कितना है तो वो इक्वल होती है उसके टोटल वेसल के माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। जो उसका बी जो है ना बी, इसका मतलब होता है उसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, मतलब 4 टाइम ऑफ उसका एक्चुअल वॉल्यूम। ये ए और बी जो है ना वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं इनको। ए की ए जो इक्वल होता है वो होता है पी वी स्क्वायर ओवर एन के, और बी जो है नंबर वॉल्यूम पर मोल के इक्वल होता है। इनके यूनिट्स भी आते होते हैं जो हम बाद में जाकर उनको डेरिवेट करते हैं कि इनके यूनिट किस तरह निकलते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड नॉन पोलर नेचर। अगर 1 मोल ऑफ H2 को देखें तो 1 मोल ऑफ H2 जो है ना उसके लिए जो उसका वॉल्यूम है वो होता है 266 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर में देखें तो वो होता है 0.0266 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह अगर फैक्टर देखें, फैक्टर फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर, तो किस तरह गैसेस नॉन आइडियल कौन से फैक्टर की वजह से मतलब उसको वो रियल बना रहे होते हैं। अगर पोलैरिटी देखें, जितनी गैस ज़्यादा पोलर होगी उतनी ज़्यादा गैस क्या होगी, रियल होगी, मतलब उतनी गैस नॉन आइडियल होती जाएगी। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उतना ही नॉन आइडियल बिहेवियर, मतलब उतनी ज़्यादा गैस रियल है। अगर ये हैं हाइड्रोजन HF HCl HBr और HI को देखें तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में है, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, तो सबसे ज़्यादा रियल गैस जो है ना वो HF होगी, फिर HCl होगा, फिर HBr और फिर HI होगा। मतलब जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को देख लें HF में सबसे ज़्यादा है इन तीनों में चारों में से, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा गैस क्या है, रियल होती जाएगी। हाई वैल्यू ऑफ ई इजीली, जितनी ज़्यादा गैस की ए की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी गैस क्या है, रियल हो जाएगी, और वो उतनी ही जल्दी लिक्विफाई होगी। अगर नॉन पोलर जो है ना मतलब उसका नॉन पोलर बिहेवियर है गैसेज, तो फिर हम साइज़ को देखते होते हैं। अगर 2 गैस 3 गैसेज इस तरह जिस तरह दी गई हैं
कि 3 गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है, तीनों क्या हैं पहले देख लेना, तीनों नॉन पोलर हैं। तो हम डिसीजन किसने करना है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो उतना ही गैस क्या होगी, उतनी ही रियल होगी। अगर इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये तो 44 हो जाएगा, नाइट्रोजन की बात करें तो 28 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की बात करें ये 2 हो जाएगा। तो जिस गैस में ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा तो वो उतना ही ज़्यादा, अगर नॉन पोलर है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, सब नॉन पोलर हैं तो उतना ही ज़्यादा वो रियल होगी। अगर नॉन पोलर विद सेम मासेस देखें कि अगर CO2 है या मीथे प्रोपेन है तो दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को देखना है। सेम मासेस के साथ नॉन पोलर है तो जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे वो उतनी ही गैस उतनी ही ज़्यादा रियल होगी। आगे ये एग्जांपल देखें कि अगर हम ना दो गैसेस ले लें, मीथेन और नियॉन, तो मीथेन भी नॉन पोलर है और नियॉन भी नॉन पोलर है। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, दोनों का एक का मॉलिक्यूलर मास, चाहे नियॉन का मास ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डोमिनेट कर रहे होंगे, यहाँ 5 नंबर एटम है यहाँ 1 है, तो जो इसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे वो उतना ही रियल बिहेवियर शो करेगी। अगर हम प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड को देख ले तो इसमें प्रोपेन है नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। अगर हम SO2 और O2 को देखते हैं तो SO2 क्या है, एक पोलर गैस है, और O2 क्या है, वो नॉन पोलर है, और इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। तो ये उस SO2 जो है ना ये मोर पोलर हो जाएगी, ये वो हो जाएगी मोर रियल हो जाएगी, मतलब रियल हो जाएगी, कम लेस आइडियल होगी। अगर हम O2 और N2 को देखें तो O2 और N2 में हालांकि O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है और जो N2 का है वो 28 है, तो फिर भी ये नॉन आइडियल N2 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उसमें उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो एक ही वैल्यू ज़्यादा होगी, जब एक ही वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस उतनी ही ज़्यादा नॉन आइडियल मतलब रियल गैस होगी। ये जिस तरह गैसेस दी गई हैं, ये पोलर गैस है, ये नॉन पोलर गैस है, और हमें इनको सेट करना है ऑन द बेस ऑफ देयर आइडियल और नॉन आइडियल। तो पहले ये देख लेना है कि जो पोलर गैसेज होती है ना, कोई भी पोलर गैस होगी वो नॉन पोलर गैस से क्या होगी, उसका बिहेवियर जो होगा वो नॉन आइडियल ज़्यादा होगा। अगर ये गैसेस देख लें जैसे H2S, सल्फर हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया और HCl है, ये सारे पोलर हैं, और नीचे नॉन पोलर हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियॉन, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर इनका ऑर्डर देखें कि सबसे ज़्यादा मोर आइडियल कौन है और मोर रियल कौन है, तो SO2 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 62 है, सबसे ज़्यादा पोलर है और मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है इसका। और NH3 इसका कितना है, इसका 17 है। इसमें नंबर फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आ जाती है, क्योंकि H2S का ये आ जाएगा तकरीबन 32 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, NH3 का है 17। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है, H2S का, लेकिन फिर भी H2S क्या है, कम कम रियल है, क्योंकि यहाँ ना डोमिनेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में मतलब NH3 का जो है ना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर HCl की बात आती है तो HCl फिर H2S के भी बाद आती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, इनमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। और अगर हम इनको दूसरी गैसेज जो नॉन पोलर हैं उनको देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा तो पहले आएगी मीथेन से। सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर कौन शो करती हैं, सबसे ज़्यादा आइडियल नोबल गैसेज शो करती हैं। उनकी वजह मोनोटॉमिसिटी है, मतलब उनके नंबर ऑफ एटम एक ही एटम है उनमें। उनकी और वजह क्या है, उनकी और वजह को किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्मॉल साइजेज हैं उनके, इसी वजह से वो मोर आइडियल हैं। तो ये हमने एग्जांपल भी देख ली काफ़ी सारी। और अगर हम देखें ना ए की वैल्यू को, तो ए जो होता है ना ए, वो इक्वल होता है A=PV²/N²। तो इसका जो प्रेशर के लिए जो यूनिट है वो होता है ATM, वॉल्यूम के लिए DM³ या DM, क्योंकि V² है तो DM³ का स्क्वायर हो जाएगा, मोल नीचे N² है तो मोल इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू ऐसे यूनिट में देखें तो क्योंकि प्रेशर जो है वो न्यूटन मीटर
इन्वर्स स्क्वायर होता है और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब है। तो इस तरह देखें तो ये आ जाती है, अगर कट करें तो न्यूटन मीटर कितना आ जाएगा, ऊपर इधर 6 है, इधर 6 हो जाएगा और इधर 2 है, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर 4 मोल -2। ये आ जाएगी ए के यूनिट आ जाएंगे। अगर बी के यूनिट की बात करें तो वो डेसीमीटर +3 DM+3 मोल इनवर्स, या अगर हम ऐसे यूनिट में बात करें तो वो मीटर क्यूब मोल इनवर्स आएगी। और अगर हम इनका कंपैरिजन देखने लगे हैं गैस लिक्विड और सॉलिड का, तो अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें गैस लिक्विड और सॉलिड के, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, वो होती हैं वेरी स्ट्रांग होती हैं सॉलिड में। जो लिक्विड हैं इनमें हम कहेंगे रीजनेबल स्ट्रांग, मतलब कम बिटवीन द स्ट्रांग बट बिटवीन द गैस एंड लिक्विड। और गैस में बात करें तो ये नेग्लिजिबल होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करें तो वेरी लार्ज होती है, गैसेस में स्मॉल होती है, लिक्विड में और नेग्लिजिबल होती है सॉलिड में, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो बहुत ही करीब, मतलब एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि उनके दरमियान स्पेसेस होती ही नहीं है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है ना, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विड का वॉल्यूम भी होता है और सॉलिड का भी वॉल्यूम होता है। अगर शेप की बात करें तो शेप कोई भी शेप नहीं होती गैसेस की, लिक्विड भी स्लाइडिंग मोशन की वजह से कोई नहीं होती है। सॉलिड की बात करें तो उसमें शेप होती है। डिफ्यूजन और फ्यूजन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये देख लेना, जिस तरह हमारी बुक में लिखा है कि गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन लिक्विड एज वेल, मतलब लिक्विड भी शो करती हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना लिक्विड और की डिफ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही, गैस और लिक्विड दोनों की हैं। और सॉलिड की बात है तो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह थर्मल एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में थर्मल, मतलब उनको हीट करने पे एक्सपैंड होती हैं, लिक्विड भी होती हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल होती हैं, सॉलिड भी नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब ना होने के बराबर एक्सपैंड होती हैं। जिस तरह वो पोल जो बनाए जाते हैं तो उनमें वो खला रखा जाता है गर्मियों में, क्योंकि वो बढ़ के लोहा जब गर्म होता है तो वो बढ़ जाता है, तो मतलब इसका सॉलिड जो है ना एक्सपैंड थोड़ा सा नेग्लिजिबल एक्सपैंड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखें तो अगर गैस में देखें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अगर लिक्विड में देखें तो इसमें 2 होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल ही होती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि नंबर ऑफ वेव इन विच द मॉलिक्यूल मूव। अब बिहेवियर की बात करें गैसेस की, तो सबसे ज़्यादा जो आइडियल गैस है ना वो HE है, उसके बाद H2O है, H2 गैस है ना H2, और उसके बाद अगर बात करें तो फिर N2 आता है, और उनके बाद में जाके अगर CO2 जो डेविएट करती है उसकी मॉलिक्यूलर CO2 पोलर की तरफ, नॉन पोलर है बट डेविएट करती है रेयल होने की वजह से, तो ये मतलब नॉन आइडियल की तरफ जाती है। इस तरह अगर हम ना इनके, जिस तरह हम यूनिट कह रहे हैं कि प्रेशर के जो यूनिट है किस कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो अगर हम देखें कि पर स्क्वायर इंचेस जो है, पाउंड पर स्क्वायर इंच जो यूज़ होता है वो इंजीनियरिंग में होता है, और मिली बार जो है ना वो मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर जो है लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है प्रेशर के लिए, और बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। नोबल गैसेज आर मोर आइडियल, ये इनर्ट, स्मॉल और मोनोटॉमिक होने की वजह से। और आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि ना, बस हमने तकरीबन ये कवर कर लिया है। अगर हमने ना देखना कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूल्स इज़ नॉन आइडियल पोलर, तो ये देखना है कि अगर एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नॉन पोलर होंगे क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक नेट डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। अगर आउटर साइड है, जिस तरह के अगर कह लें कि ये मॉलिक्यूल है विद सेम आउटर एटम्स और नॉन पोलर, जिस तरह बोरान है उसके साथ BH3 है ना, उसके ऊपर जो उसके साथ 3 जो हाइड्रोजन अटैच हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो ये जो है ना नॉन पोलर हो जाएगा। इस तरह C है, इसके C है CF4, तो इस ये भी एक क्या है, नॉन पोलर है। तो इस तरह देख लेना कि अगर उनमें कोई बॉन्डिंग है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर पोलर हो जाएगा। ये था टुडे ऑल अबाउट द गैसेस एंड द बेसिक्स ऑफ मैटर। इस तरह हम ना सारे चैप्टर्स का रिव्यू लेंगे और इंशाल्लाह इनके ना एक एक 50-50 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियोस हुआ करेगी, तो आप ज़रूर देखें इनको और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। शुक्रिया।